नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, जैसा कि अब आप सभी लोग जानते होंगे, कल इवनिंग में ही सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। तो सभी साथी आशा करते हैं कि प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, जिसमें कि आपका सिटी दिखाया जा रहा है और एग्ज़ामिनेशन डेट दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप किस शहर में एग्ज़ाम देंगे और किस डेट में आप एग्ज़ाम देंगे, ये दो चीज़ ही प्री एडमिट कार्ड में दिखाया जा रहा है। और आपका जो मेन एडमिट कार्ड आएगा वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा, जैसा कि आपके प्री एडमिट कार्ड में वो लिखा हुआ होगा, अगर आप लोग देखे होंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिसका लिख के आ रहा है कि नॉट अलॉटेड। ठीक है, इस तरह से लिख के आ रहा है किसी किसी स्टूडेंट का जिसका एग्ज़ाम इस फेज में है ही नहीं, वो देख के बेवजह परेशान हो रहे हैं और मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर मेरा नहीं आया है, सर मेरा नहीं आया है, नॉट अलॉटेड दिख रहा है। तो उस केस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। हर एक 2 से 3 दिन में आपको वेबसाइट खोल के और लिंक पे जाके चेक करते रहना है और जाके आपको पता चल पाए कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, अगर अब तक आपका इस स्लॉट में नहीं आया है तो ये स्लॉट कब से कब तक का है, 28 दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और ये एग्ज़ाम जो पहला स्लॉट कह सकते हैं 5 तारीख तक का है। तो जिन भी भाई बहन मित्र बंधु का एडमिट कार्ड अभी नहीं दिखा रहा है या अलॉटेड सीट नहीं दिखा रहा है, उसका मान के चल सकते हैं आप कि आपका एग्ज़ाम कितने तारीख को होगा। आपका एग्ज़ाम 5 तारीख के बाद होगा। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में होगा। कब? सेकेंड स्लॉट में होगा, जो कि 5 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्लॉट कहाँ से कहाँ तक है, 28 से लेके 5 तारीख तक है। ठीक है, फेज 1 बोल सकते हैं इसको, फेज 1 बोल सकते हैं। आप लोग का जिसका भी नहीं आया है उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो साथियों घबराना नहीं है, उसका एग्ज़ाम फेज 2 में होगा। और फेज 2 कब स्टार्ट होगा, तो 5 तारीख तक फेज 1 है, 6 तारीख से फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को बस निरंतर क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है और चेक करना है कि आपका एग्ज़ाम कब है। हर एक 2 से 3 दिन में आप चेक करिएगा, एक ना एक दिन तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हर एक 2 से 3 दिन पे चेक करने के लिए, क्योंकि जो दिया जाएगा डेट, एग्ज़ामिनेशन डेट और एग्ज़ामिनेशन सिटी जो दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम के 7 दिन पहले दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है, सेकेंड फेज़ का जो पहला दिन है 6 तारीख को, तो आपको कब दिखेगा, मान के चल सकते हैं कि आपको ये 31 दिसंबर को दिखेगा। किसी को 7 को है, किसी का एग्ज़ाम 7 को है, तो वो कब दिखेगा, तो वो दिखेगा, मान के चल सकते हैं 1 तारीख को उसको सिटी और डेट दिख जाएगा कि आपका फलाने डेट में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, ये रही यही थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था स्टूडेंट में, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, और आप निश्चिंत रहें, जिस भी सिटी को आपने चुना होगा उसी सिटी में आपको एग्ज़ाम देने के लिए जगह मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब की बार था पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम। अगर कोई मित्र मान लीजिए कि भागलपुर सिटी चुने हैं, ठीक है, तो उनको भागलपुर में ही 100% क्या है कि जगह मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर भागलपुर आपने एग्ज़ाम सेंटर में चूज किया है तो। ठीक है, तो घबराना नहीं। तो आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट 12, जिसमें कि 30 क्वेश्चन किसके होंगे, सीडीपी के होंगे। और इस 30 क्वेश्चन से आपको हूबहू कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षक व्यवस्था में आवश्यक उपाय है, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। तो देखिए, ये प्रावधान, असमान प्रावधान, ये तो दूर नहीं कर रहा है, ये तो और मतलब क्या कह रहे हैं कि और लैंगिक भेदभाव कर रहा है। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, देखिए यही आंसर हो जाएगा, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान अगर करेंगे तो इसी से लैंगिक भेदभाव दूर होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार पढ़ना है, समझना है। साइकोलॉजी बहुत ही आसान होता है मित्रों, अगर हम कहें तो
मेरा खुद का 30 में 30 आया है, ठीक है। साइकोलॉजी में 2019 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था और फिर से 2021 में हुआ है, तो 30 में 30 मैंने स्कोर किया है सीडीपी में, ठीक है। तो आप लोग को बस समझ के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप भी मुश्किल नहीं है, 30 में 30 कर सकते हैं। 30 ऑफ 30 मार्क्स निश्चित तौर पे आप ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू सृजनशील है, मतलब मानिए ना क्रिएटिव है, ठीक है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑब्वियसली जो क्रिएटिव बच्चा होगा तो उसका जनरल से तो ज़्यादा होगा बुद्धि लब्धि IQ, ठीक है। तो देखिए औसत से अधिक होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों के साथ मिलजुल जाना, मिट्टी के एक खिलौने को दो भाग में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ठीक है, 10 तक के पहाड़े को मुजबानी याद कर लेना और माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व माध्यमिक, देखिए माध्यमिक भी नहीं है, माध्यमिक से पहले जो होता है स्टेज, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए मिट्टी का एक खिलौना दो भाग में तोड़कर उसे दोबारा बनाना एक क्या है? कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की और स्किनर। देखिए अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार, अंतः क्रिया, तो ये अंतः क्रिया सोशियो कल्चरल थ्योरी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो ये क्या हो जाएगा? लेव वैगोत्स्की। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए बालक को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालक को सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालक को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी, तो ये सभी चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये सभी चीज़ें जैसे ही करेंगे हम लोग तो समाजीकरण की प्रक्रिया बालक में तेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, देखिए बढ़ गई है, इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? देखिए विकास होता है और क्या। रजनी में वृद्धि तेजी से हो रहा है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, देखिए काम करने से कोई, पढ़ाई में कमज़ोर होने से कोई मतलब नहीं। देखिए इसी दोनों ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है, बस वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 इंच की लंबाई बढ़ी है। देखिए फिजिकल चेंज है, वृद्धि में आपको फिजिकल चेंज दिखेगा, ठीक है। हमेशा ही जब वृद्धि की बात हो तो उसमें फिजिकल चेंज होगा, और अगर विकास की बात हो रही है तो उसमें कॉग्निटिव चेंज होगा, ठीक है। या फिर सोच सकते हैं इंटरनल चेंज होगा, ठीक है। देखिए वृद्धि हो रहा है मतलब 6 इंच लंबाई बढ़ रहा है, मान लीजिए आप 5 फीट के थे तो आप 5.5 फीट के हो गए, तो रजनी में क्या हो रहा है? वृद्धि तेजी से हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज, दैट मीन्स वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो जाती है? देखिए आपको बहुत बार बता चुके हैं, बच्चे में विकास की प्रक्रिया ऊम्ब टू टूम्ब चलता है, ठीक है। मतलब कब्र से, सॉरी साथियों, जन्म, गर्भ से, जब बच्चा गर्भ कंसीव कर लेता है, गर्भ गर्भ से कब्र तक चलता है, ठीक है। तो इसका साथियों देखिए फटाफट आंसर आप लोग देख लीजिए। 2 वर्ष की आयु गलत, 7 वर्ष की आयु गलत, ठीक है, 5 वर्ष की आयु गलत। माँ के गर्भ से विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट, और कहाँ तक चलता है? कब्र तक चलता है, मतलब आप जब मर जाते हैं, ठीक है, कोई इंसान जब मर जाता है तब तक ये विकास होते रहता है। नेक्स्ट है, विकास की सबसे जटिल अवस्था, देखिए सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। तनाव का एज भी किशोरावस्था को कहा जाता है। सबसे जटिल पारस्परिक संबंध इसी में होता है, ठीक है। सबसे झुकाव अगर कह सकते हैं, अपोजिट अट्रैक्शन भी इसी में होता है, मेल को फीमेल से और फीमेल को मेल से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ
नार है विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना और उसके परामर्शदाता के पास भेजना, परिवार के सदस्यों से बात करना। असामाजिक व्यवहार अगर कोई बच्चा कर रहा है तो क्या कह सकते हैं, उसकी समस्या पहले सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, तो उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो निम्नलिखित में से क्या गुण विकसित हो सकता है? क्रोध का नहीं होगा, प्रतिशोध का नहीं होगा, समस्या का नहीं होगा, वैज्ञानिक अन्वेषक का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समाजीकरण मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो साथियों क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना और संगीत की आवश्यकता। देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का संबंध किससे नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? शारीरिक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है आपको बताना है? विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान और व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान और असही अनुशासनहीनता। तो देखिए, प्रभावित करने वाला कारक से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगमकारी पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मध्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको क्या कहेंगे? जब मतलब अधिगम करने वाले ही स्वयं अधिगमकारी पर अधिकार अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न अगर होने लगे तो इसको आंतरिक प्रेरणा कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने और स्किनर ने। तो साथियों ये कहा है स्किनर ने, सीखने का सिद्धांत स्किनर ही दिए हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी एक क्या है? गुण है। ओके, जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तुओं का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? वैरन का, जीन पियाजे का और बीएस ब्लूम का और डंडेकर का। तो साथियों क्या हो जाएगा आंसर इसका? यह कथन डंडेकर महोदय का है। नेक्स्ट है, कई बार डायरेक्ट कथन भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, आप क्या करेंगे? नाम कटवा देंगे उसका, उसको गृह कार्य देंगे बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर शारीरिक दंड देंगे और दोबारा गुस्सा ना करने के लिए कहेंगे, या शांत खुशहाल वातावरण बनाएंगे? देखिए, वो जिसमें अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एक आदर्श शिक्षक में निम्नलिखित से क्या गुण निहित होना चाहिए? क्या क्वालिटी होना चाहिए? जाति सूचक टिप्पणी ना करना। ठीक है, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना, देखिए पैदा करना नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना, ये भी नहीं गुण हो सकता है, ये तो अवगुण है। अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है तो वो उसका डिसक्वालिटी है, क्वालिटी नहीं है। अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव नहीं। देखिए, बदलाव भी करेंगे, अपनी शिक्षण विधि को बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल रखना है हमको। ठीक है, बच्चा जैसे समझ रहा है वैसे ही समझाना है, हमको रिजिड नहीं बनाना है अपनी शिक्षण व्यवस्था को। ठीक है, तो ये देखिए सही हो जाएगा। कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी नहीं अगर करता है तो ये एक अच्छे आदर्श शिक्षक का क्वालिटी माना जाएगा। पारस्परिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष में के अंत में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा होती है। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंक के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? देखिए, ये विद्यालय में ऐसा नहीं कि एक ही बार होता है, एग्ज़ाम एक ही बार लेते हैं क्या हम लोग? नहीं, बार बार लेते हैं।
ठीक है। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण सिर्फ ये करने के लिए एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये भी याद रखिए। तो उपरोक्त सभी तो ऐसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बच गया। सही आंसर 1 है। आप अपनी कक्षा में छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में ना तो लेकिन में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता आया नहीं अब तक। इसका कारण क्या हो सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नता इसका कारण हो सकता है। बहुत कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम औसत बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, पहले ही छोटे उम्र में भी क्या होता है, बच्चे कई बार इंटेलिजेंट होते हैं और कई बार बड़े उम्र के लोग भी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है, पूछा है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। ठीक है, चिंतन तर्क प्रधान होता है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। देखिए, चिंतन समस्या का होना आवश्यक है मित्रों। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में होगा ही नहीं तो आप चिंतन क्यों करने लगे भले, बताइए। तो चिंतन का आवश्यकता तो है, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखिए, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। देखिए, तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तार्किकता का अभाव 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चे में तार्किक गुण आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्या बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? रोना, आकलन, हाव भाव और बलबलाना। ठीक है, देखिए, रोना विकास का रूप है नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, बलबलाना भी है, हाव भाव भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकलन बच्चा जन्म के साथ कैसे कर सकता है, बताइए। नेक्स्ट है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं? वस्तुनिष्ठ, अति लघु स्तरीय, निबंधात्मक और लघु स्तरीय। चयन प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, कैसा होता है बताइए। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। नेक्स्ट, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि का है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर अपने वातावरण से कोऑर्डिनेट कर लिया स्टूडेंट, तो बताइए कि वो क्या है? वो ठीक ठाक है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान कह सकते हैं उसको। मूर्ख तो बिल्कुल नहीं। अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान, ये भी नहीं। तो वो क्या है? इंटेलिजेंट है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट प्रणाली पूछ रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट सिस्टम, पारंपरिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और सामान्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। सृजनशील, क्रिएटिव बालक का गुण क्या नहीं है? क्रिएटिव स्टूडेंट का क्या क्वालिटी नहीं है, ये पूछ रहा है। विचारों में स्वतंत्रता, ये तो गुण होता है। किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से ना लेना। देखिए, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग और नवीनता तथा जटिलता के में अभिरुचि, ये भी गुण होता है, ये भी गुण होता है। आपको ये दोनों ऑप्शन जो है कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दमन, प्रेशर का अधिक से अधिक प्रयोग, ऐसा क्रिएटिव बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगर थर्ड अगर नहीं रहता ऑप्शन में, किसी भी घटना को नन ऑफ दीज रहता है, तो आप लोग लगा सकते थे किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से ना लेना। ठीक है, अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा साथियों ब्लर है, ऐसा ही प्रिंटेड था बुक में। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत और अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर 27 का? अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत बाल केंद्रित चाइल्ड लर्नर्ड एजुकेशन का क्या है? सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, जो बालक डैश से ग्रस्त है, पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शन करता है। देखिए, डिसलेक्सिया हो जाएगा, ये तो काफ़ी आसान है। पठन विकार, डिसलेक्सिया। और नेक्स्ट चलते हैं, डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन से डिसग्राफिया होता है, लिखने संबंधी। ठीक है, यही 3 याद रखना है मेनली, आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करने
करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। संबंधित प्रेरक अवस्था देखिए, ये सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, ये क्या है 7 से 11, और ये क्या है 11+। ठीक है, तो कौन से एज में अन्वेषक, मतलब नन्हे वैज्ञानिक कहिए ना, पियाजे ने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये बचपन से ही संवेदी प्रेरक अवस्था से ही अन्वेषण करने लगता है बच्चा। ठीक है साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन सही लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? दृश्य से अदृश्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आसानी से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रस्तावना प्रश्न पूछना, देखिए क्या कह रहा है, अगर क्लास में प्रस्तावना प्रश्न कोई पूछ रहा है तो ये किस सूत्र पर आधारित है? तो साथियों ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद।